हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पिछले लेक्चर के बचे हुए पार्ट पर, कॉन्सेप्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, पार्थिव एकता की संकल्पना, जिसे हम सार्वभौमिक एकता की संकल्पना और पार्थिव अंतर्संबंधता की संकल्पना भी कहते हैं। इन ब्रीफ हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी कि पार्थिव एकता क्या है। विश्व के समस्त भौतिक व जैविक तथ्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनमें से कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं है, इसलिए इनका पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है और यही सार्वभौमिक और पार्थिव एकता की संकल्पना है। अर्थात कोई भी तत्व जो कि पृथ्वी पर व्याप्त है, चाहे वह स्थूल हो, मूर्त हो या अमूर्त हो, अपने आप में अलग थलग अपना अस्तित्व नहीं रखता, एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है और यही अंतर संबद्धता पार्थिव एकता कहलाती है। फिर हमने बात की थी कि इस संकल्पना का विकास कैसे हुआ और अलग अलग विद्वानों ने जो अपने मत दिए वो क्या दिए। हमने बात की थी कि टेलर ने इसके बारे में क्या कहा, रेडजेल ने क्या कहा, कुमारी सैम्पल ने क्या कहा, हम्बोल्ड ने क्या कहा, और सभी के विचारों का आधार और कंक्लूज़न यही था कि समस्त तत्वों के मध्य एक पार्थिव एकता विद्यमान है। उसी के आगे हम कुछ अन्य विद्वानों के विचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से है विडाल डी ला ब्लाश। विडाल डी ला ब्लाश जो कि संभववादी विचारधारा के जनक थे और फ्रांसीसी प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता भी थे। इन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत का समर्थन किया और अपनी बुक एजेंट में अपने पार्थिव एकता से संबंधित विचारों को प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि किसी स्थान पर जितने भी जीवधारी या वनस्पति, पशु पक्षी और मानव पृथ्वी पर होते हैं, उन सभी में एक पारस्परिक संबंध होता है और वे सभी अपनी परिस्थिति से समायोजन स्थापित करते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक एजेंट में लिखा कि एक देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र के साथ देखा जाता है। यह मानचित्र एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं और इनके पूरक दूसरे मानचित्र और रेखाचित्र होते हैं जो उस प्रदेश के भूविज्ञान, जलवायु और सांख्यिकी से संबंधित होते हैं। अर्थात स्पष्ट शब्दों में उन्होंने फोकस किया कि राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र के बगैर नहीं किया जा सकता, और क्योंकि प्राकृतिक तत्व और मानवीय जो सांस्कृतिक भूदृश्य है वो आपस में संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उसी के कारण उसमें एक राजनीतिक भूदृश्य डेवलप होता है जिसे हम राजनीतिक मानचित्र में प्रदर्शित करते हैं। तो पार्थिव एकता की विद्यमानता को इन्होंने स्वीकार करते हुए अपना मत दिया है। इन्होंने आगे अपनी इस पुस्तक में लिखा कि संपूर्ण भौगोलिक प्रगति में प्रमुख विचार पार्थिव एकता का ही है। पृथ्वी के सभी भाग किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं और जहाँ परिघटनाएं निश्चित क्रम का अनुसरण करती है, मानव भूगोल की परिघटनाएं भी पार्थिव एकता से संबंधित हैं तथा केवल उसी के द्वारा इनकी व्याख्या की जा सकती है। इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव भूगोल और जो भी संपूर्ण क्षेत्र जो कि सांस्कृतिक भूदृश्य डेवलप हो रखा है, उसकी भौगोलिक प्रकृति का आधार और जो हम कह सकते हैं कि प्राण तत्व जो है वो पार्थिव एकता ही है। मिस्टर जीन ब्रूंस ने भी अपने द्वारा पार्थिव एकता के संबंध में विचार दिए
इन्होंने इसे अन्योन्य क्रिया भी कहा। जीन ब्रून्स ने भौगोलिक परिघटना अर्थात भौतिक और सांस्कृतिक दोनों घटनाओं में आपस में निकट संबंध माना और उनके अनेकों क्रम परिवर्तनों और संयोजन का अध्ययन किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। उनके अनुसार भूगोल के विभिन्न तत्वों का अध्ययन अलग अलग नहीं किया जाना चाहिए। वे सब वास्तव में एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, वरन पारस्परिक संबंध से जुड़े हैं, अतः इनका अध्ययन सम्मिलित रूप में किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि विभिन्न शक्तियाँ एक दूसरे को निश्चित दिशाओं में प्रभावित नहीं करती है और न ही कुछ विशेष दशाओं में एक दूसरे के प्रति प्राकृतिक रूप से क्रिया प्रतिक्रिया होती है। वास्तव में प्रत्येक शक्ति ऐसी शक्तियों के द्वारा उनके द्वारा उत्पन्न दशाओं की अगिनत अंतर्क्रियाओं के कारण घनिष्ठ रूप से बंधी है। यानी की जगह अन्य है, अन्य शक्तियों के द्वारा। तो इससे स्पष्ट है कि सभी शक्तियाँ एक दूसरे से प्रतिक्रिया और क्रिया करते हुए उनकी दिशाओं को निश्चित करती हैं और एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित भी है। जीन ब्रून्स ने क्लाड बर्नार्ड की धारणा को भी मान्यता प्रदान करते हुए कहा कि पार्थिव तंत्र के विभिन्न तथ्यों के मध्य एक जैविक और सामाजिक एकता मिलती है। इस प्रकार जीन ब्रून्स ने सभी भौगोलिक परिघटनाओं के मध्य निकट संबंध को स्पष्ट करते हुए पार्थिव एकता के संबंध को या संकल्पना को बल प्रदान किया। अगले भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हंटिंगटन, जो कि अंतिम नियतिवादी अमेरिकन भूगोलवेत्ता भी थे, उन्होंने अपने ग्रंथ मानव भूगोल के सिद्धांत में पार्थिव एकता के पक्ष में अपने विचार रखे। इन्होंने लिखा कि भौतिक दशाएं मानवीय क्रियाओं पर अपना प्रभाव डालती हैं और मानव स्वयं भी अपने आप को वातावरण से समंजित करने के लिए इन दशाओं पर अपना प्रभाव डालता है। भौगोलिक तथ्य एवं मानव अभिव्यंजना में पारस्परिक संबंधित हैं। इन्होंने के अनुसार भौतिक वातावरण के सभी तथ्य एक दूसरे से प्रभावित हैं, अतः किसी भी तथ्य को व्यक्तिगत रूप से नहीं वरन उसके अन्य सभी तथ्यों के साथ ही समझा जा सकता है, अन्यथा अध्ययन का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि भौतिक वातावरण सीधे रूप में मानव की क्रियाकलापों को प्रभावित करता है और अप्रत्यक्ष रूप में यह पशु और मानव दोनों को भी प्रभावित करता है। पशु और वनस्पति का प्रभाव मानव पर पड़ता है, किंतु ये दोनों तथ्य स्वयं प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति और मानव एक दूसरे से गतिक संतुलन में बंधे हैं। इस प्रकार इन्होंने अपने द्वारा और अपनी बुक मानव भूगोल के सिद्धांत में पार्थिव एकता को मानव भूगोल का आधार स्तंभ मानते हुए उसे बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बताया। अब पार्थिव एकता जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को अगर हम स्पष्ट करना चाहें तो हम देखेंगे कि जब भी हम कुछ प्रदेशों का निर्धारण करते हैं या समस्त प्रदेशों के निर्धारण के अंदर हमें पार्थिव एकता तो प्रदेश निर्धारण का मुख्य तत्व और उसका आधार स्तंभ पार्थिव एकता की संकल्पना रहती है। जब भी हम जलवायु प्रदेशों के निर्धारण करेंगे, नदियों द्वारा बनाए गए मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे, कृषि फसलों के निर्धारण करेंगे, वनस्पति प्रदेश का निर्धारण करेंगे, मानव के भोजन के प्रतिरूप का अध्ययन करना चाहेंगे, धरातल पर जनसंख्या वितरण और घनत्व का अध्ययन करना चाहेंगे,
जीवमंडल के अस्तित्व का अध्ययन करना चाहेंगे। वायुमंडल के विभिन्न तत्व परस्पर संबंधित होते हैं, इसके बारे में जब भी हम ज्ञान एकत्रित करना चाहेंगे। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को समझना चाहेंगे। तो समस्त अध्ययनों में पार्थिव एकता के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान होगा, क्योंकि समस्त भौतिक और सांस्कृतिक तथ्य आपस में जो क्रिया और अंतर्क्रिया करते हैं, उनके द्वारा ही इन्हीं सबका अस्तित्व बनता है और ये भूदृश्य बनता है, जिसके लिए हमें वहाँ विद्यमान समस्त तथ्यों का एक दूसरे के संबंध में और अंतर्क्रिया को समझते हुए ही स्पष्ट व्याख्या और विवेचन कर पाएंगे। इसलिए पार्थिव एकता का सिद्धांत हर जगह विद्यमान है। अब अगर हम बात करें कि पार्थिव एकता की संकल्पना की आलोचना भी हुई है, तो भूगोलविद्ताओं के अनुसार जब सार्वभौमिक और अंतर संबंधों के सिद्धांत का अध्ययन का मूल आधार माना गया, परंतु कुछ विद्वानों ने इस संबंध में यह माना कि जीवन एक संघर्ष है। यह जीव विज्ञान का सिद्धांत है, क्योंकि पार्थिव एकता के सिद्धांत का मूल आधार डार्विन का जीवों का विकासवादी सिद्धांत है, तो इस आधार पर इसकी आलोचना की गई। धरातल पर सक्रिय जीवों के द्वारा ही वर्तमान विकास संभव हो सकता है और वातावरण का एक भी जीव दूसरे पर अपना वर्चस्व एवं अस्तित्व बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। जीवी जीव का आधार है। तो यह कथन सत्य है कि इस तथ्य से मानव इनकार भी नहीं कर सकता कि बड़ा जीव अपने से छोटे जीव को दबाता है, और यही क्रम सभ्यता का एक चिरसम्मत सत्य है। ऐसे जीवन क्रम में अंतर संबंध की ओर आकर्षित करना या सार्वभौमिक एकता की बात करना ठीक नहीं है, और ये ठीक इसलिए भी नहीं है जैसे कि घमासान युद्ध में प्रतिद्वंदी से भिन्नता की उम्मीद करना। ऐसा कहकर इस सिद्धांत की आलोचना कई विद्वान करते हैं। तो परंतु इन शॉर्ट ये कोई इसकी आलोचना का आधारभूत स्तंभ नहीं है। पृथ्वी पर पर्यावरण के समस्त तत्व, धरातल, मानव, धरातल तथा वायुमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, भू आकृतियाँ, जड़ और चेतन, सभी तत्व स्वतंत्र इकाई नहीं है, अपितु इन सभी तत्वों में एक अंतर संबंध है, और यही अंतर संबंध सभी तत्वों में सार्वभौमिक एकता को जन्म देता है। मानव स्वयं भी वातावरण से न केवल प्रभावित होता है, परंतु जबकि एक सक्रिय अंग के रूप में उसमें परिवर्तन भी लाता है, और वह स्वयं वातावरण द्वारा प्रभावित भी होता है और अपनी बौद्धिक शक्ति द्वारा वातावरण को भी परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार ये सब एक दूसरे से कोई भी तथ्य अलग थलग नहीं, वरन पूर्ण अंतर संबंधित है। अतः भूगोल में और विशेषकर मानव भूगोल में पार्थिव एकता मूलभूत आधारभूत स्तंभ है। यही पार्थिव एकता की संकल्पना है। थैंक यू।